जाएगा तो आगे में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सिलेबस में आ जाता है, बहुत सारी चीजें कि आर्ग्यूमेंट फॉलो कैसे कर रहा है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन कैसे हो रहे हैं, तो ये सब इसमें आएगा। आर्ग्यूमेंट के बाद हमें इसमें और क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट के बाद हमें इसमें देखने को मिलेगा आपका फैलेसी, ठीक है। फैलेसी हम इसमें फैलेसी क्या होता है, फैलेसी होता है आपका भ्रांतियां, कुछ एरर। अब कारण क्या होता है, कभी कभी हमारे सामने स्टेटमेंट ऐसे पेश किए जाते हैं जो देखने में तो सही प्रतीत होते हैं, बट उसमें कहीं ना कहीं कुछ उसमें गलती छुपी रहती है, कुछ दोष छुपा रहता है, जिस वजह से वो स्टेटमेंट है तो सही बट एक्चुअली में वो गलत हो जाता है। तो फैलेसी क्या है, फैलेसी इज द टाइप्स ऑफ एरर इन द गिवन स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में एरर है, उसकी मीनिंग में एरर है, या कुछ भी हो, तो वो स्टेटमेंट देखने में आपको सही लगेगा बट एक्चुअली में वो क्या है, वो रॉन्ग है। तो ये हम देखेंगे। अब इसमें फैलेसी दो प्रकार की है, आपकी इंडियन फैलेसी भी आएगी आगे चल के, जो इंडियन मतलब लिटरेचर में यूज करी जाती है, और एक फॉरेन लिटरेचर में भी आपकी फैलेसी आएगी, वो भी हम लोग इसको देखेंगे। तो इंडियन लिटरेचर में जो फैलेसी उसका लास्ट है आपका इस यूनिट का सिलेबस, जिसको हम हेत्वाभास कहते हैं। तो हेतु का आभास हो जाना ही हेत्वाभास है, ये हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें एक और है टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस क्या होती हैं, अब परिभाषाएं क्या होती हैं, तो परिभाषा वही जो किसी चीज को क्या करे, परिभाषित करे। डेफिनेशन क्या होता है, जो किसी चीज को डिफाइन करती है। अब वो डिफाइन करने की बहुत सारी हैं। अब कोई होती है कि इंफॉर्मेटिव डेफिनेशन होती है, किसी चीज की आप ऐसी डेफिनेशन पढ़ो जिससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिले। जैसे आप रोड पर जाते हो, रोड पर डाइवर्जन का साइन लगा रहता है, तो साइन बना तो आपने समझा कि ये तो सिग्नल फॉर्म में है, ये साइन लैंग्वेज में आप लेकिन समझ गए। वो क्या बता रहा है कि डाइवर्जन है, मतलब यहाँ से रास्ता आपका डाइवर्ट हो गया है। और वहीं पर कुछ लिखा रहता है कि आगे मोड़ खतरनाक है, कृपया धीरे चलाएं, ठीक है, या आगे रंबल स्ट्रिप है। तो ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये ऐसी डेफिनेशन है, टाइप्स हैं जिससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली। इसी तरीके से कोई डेफिनेशन होती है जो कैसी होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, तो वो डिस्क्रिप्शन देती है। कोई लेक्सिकल होती है, एकदम एक्यूरेट मीनिंग होती है, जैसे डिक्शनरी लैंग्वेज। तो ये सब हम लोग उसमें देखेंगे। और क्या देखेंगे हम लोग इसमें, अच्छा इसी के बेसिस पे दो तरह के टाइप हो जाते हैं, कॉनोटेशन और डिनोटेशन। तो जो बिल्कुल डिक्शनरी लैंग्वेज में बताए तो उसको कॉनोटेशंस के बेसिस में कहते हैं, और जो बिल्कुल एकदम अलग, जिसकी खुद से अलग अपनी डेफिनेशन निकले, तो ये सब हम लोग इसमें और चर्चित करेंगे। और क्या इसमें देखेंगे, फिर आता है इंडियन लॉजिक, ठीक है। इंडियन लॉजिक भी हम इसमें देखेंगे। इंडियन लॉजिक एक अपने में ही टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, ये सब पढ़ने जाते हैं तो थोड़ा बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपको संस्कृत के वर्ड्स दिखते हैं, थोड़े से उसमें और ज्यादा डीप जाना पड़ता है, लेकिन है बहुत अच्छा। तो इंडियन लॉजिक में आपको वही सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी, जैसे किसी भी ज्ञान को आप कैसे जान पाते हो, ठीक है। कोई चीज अगर नॉलेज में रखनी है तो कैसे होते हैं, उसके क्या क्या है, जैसे कि अनुमान हो गया, प्रमाण हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखेंगे। तो अनुमान हो गया, जिसमें अनुमान का तो एक बढ़िया से आपके लॉजिक दे रखा है। अनुमान हो गया, प्रमाण हो गया, वर्बल टेस्टिमनी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। इंडियन लॉजिक एक अपने में 2-3 दिन का टॉपिक है। और क्या देखेंगे, वेन डायग्राम, फेमस वेन डायग्राम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वेन डायग्राम से आप इजिली क्या करते हो, किसी भी सिलोजिज्म को कर लेते हो, ठीक है। सादृश्यता जो चैप्टर है वो सिलोज, वो वेन डायग्राम की, वेन डायग्राम तो सब जानते हैं, जैसे ये हम लोग वेन डायग्राम बनाते थे, ए है बी है, तो वेन डायग्राम में हम लोग इजिली किसी भी टॉपिक को कर पाते हैं। तो मोटा मोटा आपका जो चैप्टर है वो ये सारे आपके टॉपिक को इसमें कवर करना है। और इसमें एक और है आपका, है ना, जो क्या कहते हैं, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन भी देखना है। इसमें क्या करते हैं हम, सिलोजिज्म का देख ले, जैसे कॉन्ट्रास्ट क्या है, कॉन्ट्रेरी क्या है, विरोधाभास क्या है, तो कैसे एक दूसरे के अपोजिट दिखते हैं, AEIO, ठीक है। ये 4 इसमें है, AEIO, ये भी हम लोग इसमें देखें। तो ये सब आपका क्या हो गया, एक सिलेबस है, या जो मैंने पहले भी डिस्कस करा था और अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें ये देखने को मिलेगा। तो इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। ये जब देखिए आपको सब आ जाएगा ना, तो बहुत ही आसान देखने में लगता है। और बता दो जी मीरा जी, इसी एक बार हिंदी में और बता दिए, जो ऊपर आपने नाम बताया नहीं, एक पहली क्या लिखा है, ये बीच में पता नहीं क्या लिखा है।
हाँ, इसका सबका मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे लॉजिकल रीजनिंग में क्या है आपका, तो हम लोग इसमें तर्क के बेसिस पे क्या करते हैं, किसी चीज को सॉल्व करते हैं। अब इसमें आर्ग्यूमेंट हो गया, तर्क हो गया, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, तर्क के प्रकार कितने हैं, फैलेसी हो गया, भ्रांति, ये सब अभी हम लोग देखेंगे। मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं देखिए इंग्लिश में लिखता हूँ, मैटर मिल जाएगा आपको हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बोलता हमेशा हूँ, हिंदी में समझाता हूँ। तो जब बताता चलूँ तो उसको आप मैचअप करते चला, ठीक है। क्योंकि पेपर में क्या होता है, दोनों लैंग्वेज में मिलता है। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है, हिंदी तो आपको आती है, हिंदी कहीं जाने वाली नहीं, आपको समझना अच्छे से, लेकिन साथ में इसी बहाने एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है इंग्लिश के भी वर्डों को सीखने की। और जिसको इंग्लिश आती है वो इसी बहाने हिंदी भी सीख लेता है। तो हमें क्या कि दोनों तरीकों को मैच करते हुए चलना है, ठीक है। क्योंकि जीवन भर तो नहीं पढ़ना है, जहां तक है सिलेक्शन लेना है, और अगर आगे भी पढ़ना है तो भी सीखना है, ठीक है। सीखना कभी छोड़ना नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहला है आपका लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, तार्किक तर्क क्या है। अब यहाँ से जो भी टॉपिक चलेगा ये सब थ्योरेटिकल चलेगा, ठीक है। मेरी बात ध्यान रखिएगा, ये सब थ्योरी बेसिस पे होगा, ठीक है। थ्योरी बेसिस पे सारी चीजें होंगी, तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा। रोज का रोज मैं भेजूंगा जो जो पीडीएफ है सबकी, आपको हिंदी में भी दे दूंगा। अगर जो इंग्लिश में रहेगा उसको भी मैं आपको हिंदी में बाद में बनाकर दे दूंगा। लेकिन इसमें यही है कि थ्योरी है, और यहाँ से भी कितने प्रश्न निकल के आते हैं, 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है। 5 प्रश्नों में मैं टाइम भी बता देता हूँ, जिसमें से अधिकतर चीजें उतनी बार तो रिपीट होती है। जैसे 5 क्वेश्चंस यहाँ सेक्शन से आने, जिसमें आपका फैलेसी से एक आ जाता है, ठीक है। फैलेसी या भ्रांति से आपका एक दे देता है, ठीक है। उसके बाद फैलेसी के बाद आपका जो आता है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से आ जाता है, ठीक है। मतलब AEIO, अभी ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सार्वभौम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा सकारात्मक क्या होता है, नकारात्मक क्या होता है, वो सारे अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से एक प्रश्न यहाँ से आता है, एक प्रश्न यहाँ से आता है, आर्ग्यूमेंट से एक प्रश्न आ जाता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट से एक, तर्क से एक प्रश्न आ जाता है। उसके बाद अनुमान, ठीक है, अनुमान से एक प्रश्न यहाँ से भी आ जाता है, वही इंडियन लॉजिक से। तो इस तरीके से आपके इतने तो टॉपिक कंफर्म है कि यहाँ से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस हिसाब से 5 क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन क्या है आपके कम है। तो इसीलिए क्या होता है कि क्वेश्चंस की वैरायटी उनके पास, एग्जामिनर के पास बहुत सारे होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सेट बनते हैं, हो सकता है सेट में ये 5 टॉपिक डाल दिए, अगले सेट में वो हो गया, इस तरीके से वो मैचअप करके बना। लेकिन तरीके यही हैं और प्रश्न यही से चुने जाते हैं। चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग होता क्या है। तो लॉजिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग कॉमन सेंस। बिल्कुल बढ़िया चीज कि हम किसी भी परेशानी को, किसी भी समस्या को अपने तर्क से, अपने ज्ञान से अगर सॉल्व करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल, आप अपने ज्ञान से, अब जैसे कोई प्रॉब्लम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उसमें क्या करती है, अपना दिमाग लगाती है। नॉर्मल हम किसी पजल को खेलते हैं, ठीक है। कोई भी पजल आप लोग जानते हैं, पजल पता है ना कि पजल गेम आता है जिसमें ऐसे पीसों को जोड़ना रहता है, ठीक है। और पीसों को जोड़ते कैसे, किस तरीके से बनाते हैं, तो ये सब क्या है, ये पजल के फॉर्म में आता है। या कोई भी गेम खेलते हो, तो गेम में क्या करते हो, आपके सामने एक प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने दिमाग का यूज करते हैं। इवन इफ जीवन भी क्या है, फुल ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। लाइफ पूरे प्रॉब्लम से भरी हुई है, और हम लोग क्या करते हैं, हर क्षण हर समय उसका सॉल्यूशन ढूंढने में लगे रहते हैं। आज एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है कि दूसरी प्रॉब्लम जनरेट होती है, क्योंकि हमारा अधिकतर समय प्रॉब्लम ही ढूंढने में जाता है ना। कबीरदास जी को कितने लोग यहाँ पे जानते हैं, कबीरदास जी के बारे में सुना है आप लोगों ने, बताइए। यस। कबीरदास जी बढ़िया कवि अभी थे, बढ़िया अच्छा लिखते थे, है ना। उनकी साहित्यिक में बहुत सारे, काव्य में भी उनका था। तो शायद मेरे ख्याल से उन्होंने तो लिखा है कि वो जब एक बार जब गए थे तो सबके अंदर बुरा ढूंढने जा रहे थे, बट उनको कोई बुरा नहीं मिला। एट दी एंड जब वो वापस लौटे तो पता क्या चला कि सबसे बुरा कौन है, कौन है, खुद ही। वो खुद ही है। क्योंकि वो इसलिए बुरे हैं बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, दूसरों में ही बुराई ढूंढ रहे हैं। तो मेन थिंग इज दैट कि हमें कोई भी समस्या, अगर हम हमेशा जीवन में समस्या ही ढूंढते रहेंगे तो नहीं, समस्या तो पता है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है।
क्योंकि लोग क्या करते हैं, हमेशा समस्या ही गिनाते हैं। अरे यार उसने वो नहीं किया, उसने नहीं किया, क्या मैटर करता है, हमें उसका सॉल्यूशन हमने क्या किया। ठीक है, हम लोग हमेशा कहीं भी जाते हैं तो हमारा सबसे पहला, हम सबकी नहीं बता रहे, मोस्टली बता रहे हैं, सबका काम क्या होता है, कंप्लेन करना, शिकायत करना। अधिकतर लोग सिर्फ शिकायत करते हैं कि ये नहीं करते, वो नहीं करते। शिकायत करने से कुछ नहीं होता है, उसका सॉल्यूशन जो ढूंढे वही है। हम लोग कितना करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर शहर गंदा है तो हमने कितना योगदान दिया। और कोई मानते हैं कि एक आदमी से कुछ नहीं होता, बट एक आदमी अगर प्रयास करेगा तो धीरे धीरे वो, क्योंकि छोटा जो अगर पहाड़ बनाया ना, तो जब आपने पढ़ा होगा कभी ज्योग्राफी में कभी ना कभी, तो पहाड़ का एवोल्यूशन ऐसे नहीं हुआ। छोटे छोटे पत्थर में वाइब्रेशन में देन इकट्ठे हो होके बल्क अमाउंट में पहाड़ बना। चाहे वो कोई भी पहाड़ हो, चाहे ब्लॉक माउंटेन्स हो, चाहे आपका रॉक माउंट, कोई भी हो, तो वो चीजें। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि किसी भी समस्याओं को, सॉल्यूशन को ढूंढना, हल को ढूंढना अपने दिमाग से, क्या कहलाता है, लॉजिकल रीजनिंग कहलाता है। लॉजिकल रीजनिंग में दो प्रकार की रीजनिंग होती है, एक होती है वर्बल रीजनिंग और एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, तो वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, इसके दो बेसिक टाइप है। ठीक है, वर्बल रीजनिंग में क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे, प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे एनालॉजी हो गया। ठीक है, आपका अगर नॉर्मली देखा जाए तो हाइट एंड डिस्टेंस में रिलेशन, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, ये सारे प्रॉब्लम वर्बल रीजनिंग के बेस में। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या आ जाता है, अच्छा वर्बल रीजनिंग में जिसमें हम लोग सॉल्व कर पाए, ठीक है, उस तरीके से हम लोग कंसीडर करते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपके सामने वर्बल रीजनिंग है, तो वर्बल रीजनिंग में वो होगा जिसमें हम कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, गुणा भाग, थोड़ा सा और दिमाग लगा सकते हैं शब्दों की भाषा में। अब इसमें कुछ हमें आउट ऑफ द नहीं जाकर देखना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे कोई चीज, कोई बात अगर कोई कहता है तो उस बात के दो पहलू होते हैं, हर चीज के दो होते हैं। एक क्या होता है, एक ऊपरी होता है, मतलब ऊपर ऊपर आप क्या करते हो, उस बात को ले लेते हो, और उसकी एक डीप मीनिंग होती है। ठीक है, डीप मीनिंग अंदर छुपी रहती है, उसका मतलब तभी आएगा जब हम उसको गहराई से उसको समझते हैं। जानते हैं कि नहीं, जो लोग कहते हैं ना, कभी कहते हैं ना कोई डीप मीनिंग है, हर चीज की एक डीप मीनिंग होती है। तो डीप मीनिंग में जाओगे तो वो उसका क्या हो गया, व्याख्या। जैसे किसी लाइन का एक होता है अनुवाद। अनुवाद आपने सुना है, ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन में क्या होता है, उसका जस्ट उसके शब्दों को हिंदी में या जो भी भाषा में उसका ट्रांसलेट करना। लेकिन एक होता है भावार्थ। भावार्थ को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस है बताइए, क्या डिफरेंस है एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन में? अनुवाद मतलब उसको पहले ट्रांसलेट कर दिया अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा। बिल्कुल बिल्कुल सही, अनुवाद में वो जैसा है तैसा उसको प्रस्तुत करना दूसरी की भाषा, और भावार्थ में हम आप उसका मतलब क्या निकल रहा है वो अपनी भाषा में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। तो बिल्कुल सही कहा दोनों लोगों ने। अनुवाद मतलब एग्जैक्ट उसकी मीनिंग। अब भावार्थ में आप उसके एक्सप्लेनेशन को बताओगे, और ये एक्सप्लेनेशन भी पर्सन टू पर्सन क्या होता है, बदलता रहता है। क्या सारे लोगों का एक्सप्लेनेशन सेम होता है? नहीं, हो सकता है बहुत से लोगों का सेम होता है, लेकिन कुछ लोग उसका क्या करते हैं, कटाक्ष करते हैं, कुछ लोग उसके अपोजिट में रहते हैं, तो इसलिए कहते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेशन। अब भागवत गीता आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, तो भागवत गीता के अलग अलग वर्जन है, लेकिन जो मेन है, अल्टीमेट गोल ऑफ द भागवत गीता इज टू गेना मोक्षा, तो मोक्ष लेना वो है। लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन करने का, क्योंकि देखिए अब 6 है, अब 6 को क्या कर रहा है, एक पर्सन ऊपर से देख रहा है, एक पर्सन नीचे से देख रहा है, तो ऊपर वाले पर्सन को तो ये 9 दिखाई देगा, और नीचे वाले पर्सन को ये 6 दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये होता है कि आपका देखने का नजरिया कैसा है। ठीक है, आप उसको किस तरीके से देख रहे हो वो मैटर करता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि कभी भी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने पैटर्न को या जो पेपर बनाता है उस एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने उस क्वेश्चन को देख लिया, तो आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकाल देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने नजरिया को बदल। इसलिए कहता नहीं कोई पर्सन कि कभी तुम मेरे
जगह पर जाकर सोचो, तो हमें क्या कभी भी किसी चीज को रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें उस पर्सन के स्थान पर जाकर सोचना चाहिए कि अगर वो होता या मैं उस जगह पर होता तो क्या रिएक्ट करता। तो वर्बल रीजनिंग में यहाँ पर डीप मीनिंग की बात नहीं की जाती है, यहाँ पर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाते हैं और जैसा है वैसा ही यहाँ पर पेश किया जाता है। ठीक है, और नॉन वर्बल में इसके पीछे की मीनिंग, ठीक है, वो किस तरीके से उसको रिलेट कर रहा है वो भी देखना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या आता है, इसमें लिखा है वर्बल रीजनिंग इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस। इसमें आपको माइंड का यूज करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सोचना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग समझना है, एनालाइज करना है और फिर ड्राइंग करना है कंप्यूटर। सबसे पहले आप इसको समझिए, उसके बारे में थोड़ा उस पर चर्चा करिए, सोचिए और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड आप कंक्लूजन को ड्रॉ करो। ये है वर्बल रीजनिंग। उसी तरीके से वर्बल रीजनिंग के में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, एनालॉजी बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक होता है। एनालॉजिकल रीजनिंग में हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं कहूं कि दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, तो इसी तरीके से मैं कह दूं कि काबुल कहाँ की कैपिटल है, तो कहाँ की कैपिटल है काबुल, अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान। तो ये सिमिलरिटी है, समानता के रिलेशन से हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन करते हैं, बांटवारा करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ऑड वन आउट। कई बार हमने इसके क्वेश्चन देखा है, छाटो, इसमें से अलग छाटो, ऑड वन करो, छाट दीजिए। तो क्या होता है, उसमें से क्या होंगे, तीन आपके सेम होंगे, जैसे ए बी सी और टू। तो ए बी सी तो लेटर हो गए और टू आपका नंबर हो गया। तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग तो हम लोगों ने करा भी है, तो किसी कोड को किसी और चीज से कोडिंग करता है, हम उसको पहचानना है। ब्लड रिलेशन, ये भी इसका टॉपिक है। इसमें कोई रिलेशन होगा, वो रिलेशन में आपको सोचना है, समझना है, फिर उससे बताना है कि वो रिलेशन क्या है। वेन डायग्राम, कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये सारे आपके वर्बल रीजनिंग के टॉपिक होते हैं। कैलेंडर भी, क्यों कैलेंडर में कैलकुलेशन है। आज बोला कि आज 2015 में 19 मतलब 15 अगस्त 1947 को अगर शुक्रवार था तो दिन क्या होगा, या 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन था, तो कुछ भी पूछ सकता है। अब वो कैसे पता होगा, जब इसके फॉर्मूले, इसके लॉ पता होंगे तभी आप बता सकते हो। क्लॉक में क्या आएगा कि 9:15 पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, आवर हैंड और सेकेंड हैंड के बीच में कितना एंगल बन रहा है, मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल बन रहा है। इस तरीके से प्रश्न आते हैं। डायरेक्शन में बताएगा कि पर्सन नॉर्थ से स्टार्ट करता है, राइट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, किधर गया, तो डायरेक्शंस में आता है। तो ये सारे कैलकुलेशन बेसिस से वर्बल रीजनिंग है। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, इसमें ये भी कॉग्निटिव प्रोसेस है, इसमें भी आपको अंडरस्टैंडिंग, ड्राइंग, कंक्लूजन करना है, लेकिन यहाँ पर विजुअल इंफॉर्मेशन होती है, आप उसको एनालाइज करोगे इंटरनल फॉर्म से। ठीक है, स्पोकन लैंग्वेज में नहीं होगा, आपको देखना पड़ेगा। और इसमें फिर भी बता रहा हूँ, ज्यादा फील नहीं करना है। ठीक है, फीलिंग इसमें कभी भी नहीं आती। आप चीजों को फील करने लगते हो, वहां पर आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, इसमें जैसा डेटा देता है उसको हम, और मैंने कई बार बताया है कि जो भी आपको स्टेटमेंट देता है, आपका स्टेटमेंट क्या है, 100% ट्रू होता है। क्वेश्चन आपको जो मिला है वो आप समझो सच है, आपको उसी प्रश्न का आंसर देना है, आपको कोई अपने आप से प्रश्न नहीं बनाना है। तो इसीलिए नॉन वर्बल रीजनिंग में हमें क्या करते हैं, कैसे आते हैं, जैसे क्यूब और डाइस, इमेज एंड फिगर, बहुत सारे इसमें भी आते हैं। इसमें भी एनालॉजी, लेकिन वो आपका कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से होता है। तो ये दो बेसिक टाइप्स के, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आता है, कुछ नहीं आता, लेकिन ये थ्योरी का पार्ट है, तो समझते चलना है। मैं बताऊंगा कहाँ से प्रश्न आता है और किस टॉपिक को ज्यादा अच्छे से समझना है। वैसे समझ सकते हो एज पर नॉलेज के लिए। ठीक है, अब सबसे पहला आता है आर्ग्यूमेंट, इसको ध्यान से देखते हैं। आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ही आपका जो पहला है रीजनिंग के बाद, वो यही पार्ट है। क्या होता है आर्ग्यूमेंट, कोई बता सकता है आर्ग्यूमेंट होता है, बताइए। एक विषय के बारे में अपना चर्चा करने के समय अपना क्या है, अपना हाँ दृष्टिकोण बताने। ठीक, बहुत बढ़िया। और किसी का कोई और अच्छा इसको थोड़ा सा बताना चाहेगा या कुछ सुधार? देखिए, सबका अपना अपना है, मेरा भी हो सकता है, आपकी भी अपनी डेफिनेशन बैठ कर सब बताते हैं। एक अपने हिसाब से अपनी चीजों से उसको देखना बहुत बड़ा। आप लोग में से बहुत से लोग होंगे जो मेडिटेशन करते होंगे, और मेडिटेशन करने के बाद आप उस पर
देखिए कि कितना आपको चेंजेस मिलता है। हो सकता है किसी को कुछ नहीं मिलता, उसको दिखता है 0 इम्प्रूवमेंट, और हो सकता है वो किसी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखता है। तो सारी चीज़ें हमारी सोच पर है। तो बताइए और कोई आर्गुमेंट क्या है? कोई सर और? किसी विषय पर अपने तर्क को बताना। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। मतलब डिबेट करना, मतलब तर्क और वितर्क दोनों। हाँ, बिल्कुल सेम जी, तर्क-वितर्क। तो सिंपल, अगर आप 8th 9th में होंगे तो एक राइटिंग आती थी जिसको कहते थे डिबेट राइटिंग। अब डिबेट राइटिंग में हम क्या करते थे, 2 चीज़ होती थी। एक होता था फॉर्म, दूसरा होता था अगेंस्ट द मोशन, मतलब एक पक्ष में और दूसरे विपक्ष में। तो क्या है, तर्क में आपके बहुत सारे कुछ स्टेटमेंट होंगे, ठीक है? उस स्टेटमेंट पे हम क्या करेंगे, अप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? अपना एक दृष्टिकोण या अपना आर्गुमेंट या कुछ आप उसको प्रस्तुत करो। तो अगेंस्ट वाला तो यहाँ पे नहीं चलता है। हम यहाँ पर नॉर्मली क्या करते हैं, उसके सपोर्ट में करते हैं। क्योंकि देखिए हर चीज के 2 पहलू, मैं फिर बता रहा हूँ, या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा, ठीक है? अब उसके बीच का रास्ता नहीं होगा, ठीक है? ऑप्शंस में अगर आप प्रोग्रामिंग कभी सीखा होगा तो उसमें आइदर और का केस आता है, या तो ये या तो ये, इफ या एल्स। यदि अगर कोई बच्चा 60% से ऊपर पास, अब बीच में कोई नहीं कि फेल और पास के बीच की कैटेगरी नहीं है। तो इसी तरीके से आर्ग्यूमेंट के ऑफ व्यू, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी पर्टिकुलर मैटर पर, जो कि उस सर्टेन एविडेंस को सपोर्ट करे। जैसे क्या मैं कह रहा हूँ कि किसी पहाड़ पर अगर धुआं दिख रहा है तो मेरे दिमाग में क्या जाएगा, वहाँ पर आग लगी बताइए। तो मेरे दिमाग में क्या आग लगी होगी। तो यहाँ पर ये जो धुआं है, ये ऐसा था, मेरा सपोर्ट ऐसा एविडेंस था जो उस आग को सपोर्ट कर दिया, ठीक है, कि वो मेरा पक्का हो गया। तो इसलिए कोर्ट के केसेस में, एडवोकेट वकील के केसेस में क्या होते हैं, वही एविडेंस किए जाते हैं जो सपोर्ट करते हैं। आपने कुछ ऐसे एविडेंस पेश किए, आप कोर्ट से हार गए, अब वकील आपको हरा देता है, आपको जेल हो जाए, तो आपको वही एविडेंस वकील पेश करता है जो उसके सपोर्ट में होते हैं। इसलिए मैंने बताया था विटनेस, ठीक है? आई विटनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो आंखों देखी गवाह होता है, जिसने पूरा कांड देखा, जिसने पूरे मैटर को एब्जॉर्व किया। और प्राइम सस्पेक्ट, जो सबसे पहले क्या करा जाता है, मतलब शिकार होता है कि मतलब यही है, शक जाता है सबसे, शक के दायरे में जो सबसे पहले, जैसे कोई मर्डर स्पॉट्स में अगर कोई पर्सन सबसे पहले चाकू लिए हाथ में खड़ा हो, भले ही उसने खून नहीं किया हो, सबसे पहले पुलिस उसी को धर के ले जाएगी। फिर बाद में जाके देखा जाएगा फिंगरप्रिंट्स एंड मैचिंग एंड ऑल, कि बाद में पता चलेगा कि वो खूनी नहीं है, कोई और है। बट कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि गुनाहगार को भी सजा हो जाती है, होता है ना। अब ऐसा तो नहीं कि कोई गुनाहगार है बिना गुनाह करे, बिना गुनाह वाले को भी सजा होती है, नहीं सुना है आपने? बहुत सारे ऐसे होंगे, हमारी इतनी बड़ी बड़ी जेलें होती है जिसमें ऐसे होंगे जिन्होंने गुनाह भी नहीं किया तब भी उनको सजा मिलती। तो कारण क्या है कि वो जो उसके अगेंस्ट जो एविडेंस यूज किए वो इतने पावरफुल थे कि वो अपनी बेगुनाही को बता ही नहीं पाया। तो इसी तरीके से आर्गुमेंट क्या है, किसी भी पर्टिकुलर मैटर पर एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जो उसको सपोर्ट करे। अब यहाँ पर अनसपोर्ट की बात नहीं हो रहा, वो डिबेट के केसेस में हो जाता है। डिबेट में हम वाद विवाद करते हैं, ठीक है। तो डिबेट कहाँ होता था, जैसे आपको राजा जनक के बारे में सुना है आपने? राजा जनक जी, राजा जनक, हाँ, तो राजा जनक बहुत ज्यादा सास, तो कभी कभी तो ऐसा कि अगर सास हार गया तो उसको जल समाधि लेनी पड़ती है ना। शायद मेरे ख्याल से कौन एक थे, उनका मुझको नाम नहीं याद आ रहा, जिनसे अगर कोई करता था तो उनसे तो हारना मतलब वो सिंपल जल, उन्होंने बहुत से लोगों को जल समाधि दिलाई थी। तो एक उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो एक पिताजी को उसके जल समाधि दिलाई जाती थी तो उसका बेटा बहुत ज्यादा मजबूत बनता था। और वो जब मतलब बहुत छोटे उसका जाते होता था, लेकिन इतना तगड़ा किया था कि उन्होंने हालत खराब कर दी थी। उसका मुझको नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत अच्छा नाम है, मैं कल बताऊंगा आपको। तो ये चीजें हैं कि आप सर अष्टवक्र,
हाँ, अष्टवक्र। अष्टवक्र ने किया था। अष्टवक्र, हाँ बिल्कुल। अष्टवक्र के थोड़ा सा शायद मेरे ख्याल से कुबड़ या कुछ निकला था, है ना मे बी? हाँ, उनकी बॉडी 8 जगह से टेढ़ी मेढ़ी। हाँ हाँ, अष्टवक्र, हाँ 8 जगह से अष्टवक्र नाम, 8 जगह से उनकी बॉडी टेढ़ी मेढ़ी थी। और ये तगड़ा शास्त्रार्थ उन्होंने किया था, जैसे बुद्धि पर, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ज्ञान क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाई। और आप कभी उसका जैसे आता था पहले दूरदर्शन पे, तो उसका जब अभी की चर्चा सुनो तो आपको लगेगा कि ये होता ही क्या, कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। इस पे बड़ा बड़ा एक टॉपिक बन सकता है। तो मैं तो कहता हूँ कि आप लोग से उठकर बढ़िया आप यूट्यूब में बढ़िया आप एक अपना खुद का टॉपिक्स भी बना सकते हो। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, सिंपल। आप जहां भी बैठो ज्ञान बांटो, और जहां भी रहो ज्ञान सीखो। चलते फिरते दौड़ते हमेशा हर जगह से ज्ञान को लीजिए। मेरे बहुत से स्टूडेंट है, मैं सबको यही बोलता हूँ, आप चलो रोड पे, तो रोड पे बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करो, उनसे सीखो। क्योंकि सीखने की कोई लिमिट नहीं है, और कोई सीखने की कोई वो भी नहीं है। आप छोटे से भी सीख सकते हो और बड़े से भी सीख सकते हो। तो आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट इज द पॉइंट ऑफ अ व्यू ऑन द पर्टिकुलर मैटर सपोर्टेड बाय द सर्टेन एविडेंस। किसी भी विशेष मामले पर अपना एक दृष्टिकोण, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना, जो भी एविडेंस है, कंक्लूजन है, उसको वो सपोर्ट है। अब अगर आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर देखें, आर्ग्यूमेंट की अगर हम संरचना देखें, तो वो किससे मिलके बना, क्या होता है आर्ग्यूमेंट में। अब आर्ग्यूमेंट के लिए क्या क्या जरूरत है, ठीक है। एक भोजन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? गैस चाहिए, कुछ सामग्री जिससे भोजन बनेगा। ये आर्ग्यूमेंट में क्या चाहिए? आर्ग्यूमेंट करने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए? आपके पास सबसे पहला होना चाहिए स्टेटमेंट। क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट्स होने चाहिए। अब इस स्टेटमेंट को भी उन्होंने किसमें डिवाइड कर दिया है? एक होना चाहिए प्रीमाइसेस, जिसको हम लोग कहते हैं परिसर। आपके पास कम से कम कितने प्रीमाइसेस होने चाहिए बताइए? कम से कम कितने आपके पास टॉपिक होने चाहिए जिस पे आप चर्चा करो? तो एटलीस्ट कम से कम 2 तो होने चाहिए। वैसे तो एक पे करोगे तो एक का आंसर हमेशा क्या होता है? हाँ या ना, ठीक है। एक का आंसर क्या होगा मुझे बताइए? या तो हाँ होगा या ना होगा, सही होगा या गलत होगा, बस सिंपल। लेकिन अगर 2 होगा तो हमारा उससे रिलेशन बनना चालू होगा। जब भी कभी किसी सेंटेंसेस में रिलेशन बनाना सीखेंगे तो उसके लिए एटलीस्ट कम से कम 2 प्रीमाइसेस चाहिए। सिंगल में प्रीमाइस नहीं। अब मैं बोला सूरज ठीक है, द सन राइजेस फ्रॉम द नॉर्थ। अब इसका आंसर क्या होगा? आप या तो ये कहोगे कि नहीं सर नहीं निकलता है, या तो हाँ सर सूरज उत्तर से ही निकलते हैं। अब आप अपने हिसाब से अगर तर्क देना, नहीं सर उत्तर से नहीं निकलता है सर, वहां से निकलता है, पूरब से निकलता है, पश्चिम, तो ये आप आगे डिबेट के। तो इस तरीके से आपके पास एटलीस्ट कम से कम 2 प्रीमाइसेस तो होने ही चाहिए तर्क के बेसिस पे। अब उस प्रीमाइसेस 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 2 कंसीडर किया जाता है। और उसके अलावा उसके हिसाब से कुछ कंक्लूजन होते हैं, निष्कर्ष होते हैं। कंक्लूजन माने क्या होता है? निष्कर्ष। तो आपके कुछ निष्कर्ष हो। अब उस निष्कर्ष को आपको देखना है कि वो प्रीमाइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जो ऊपर के आपके स्टेटमेंट दिए हैं वो स्टेटमेंट को कंक्लूजन सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जैसे मैंने बोला कि ए जो है वो बी है, ठीक है, और बी जो है वो सी है, तो क्या ए सी है कि नहीं है? बताइए, मुझे बताइए। ए जो है वो बी है और बी जो है वो सी है, क्या ए सी है कि नहीं है? ऑटोमेटिक ही हो गया सर। सिंपल, ऑटोमेटिक है। क्योंकि जब ए और बी ही सी है तो ए और सी क्यों नहीं? तो यहाँ पे आपने क्या देखा? लेकिन अगर मैं बताता कि ए बी है और मैं बोल देता कि ए सी है, तो क्या सही होता है? बताइए। तो क्या आपने देखा? 2 प्रीमाइसेस के बीच में अगर आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है तो एटलीस्ट यू हैव अ 2 प्रीमाइसेस।
मोर देन 2 रह सकते हो, नथिंग प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम 2 रखने चाहिए। और उससे रिलेटेड जो कंक्लूजन होता है वो आपको देखना है कि वो कंक्लूजन उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो कंक्लूजन ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो कंक्लूजन गलत है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, कह रखा है जैसे कि ऑल मैन आर मॉर्टल, जितने भी प्राणी हैं वो क्या है, शाश्वत है। ठीक है, ये मनुष्य है वो शाश्वत है। सोक्रेट इज अ मैन, सोक्रेट क्या है, ये आपका मैन है। ठीक है, सोक्रेट एक इंसान है। सोक्रेट को तो सब जानते हैं ना, इसको हिंदी में सुकरात जी कहते हैं, फेमस फिलोसोफर थे। यस इनके जो शिष्य थे फेमस है, उनका ठीक है, बस अरस्तु, हाँ अरस्तु। तो ये सब क्या है, सोक्रेट बहुत अच्छे दार्शनिक थे, बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छे से लाइफ को देखते भी थे। जीवन का उनको देखने का नजरिया एक अलग ही दृष्टिकोण था। तो ऐसी चीजों से अब बोला है कि सारे मैन मॉर्टल है और सोक्रेट भी मैन है, तो अब कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया कि सोक्रेट मॉर्टल है कि नहीं है। तो भाई जब सारे मैन मॉर्टल हैं, सोक्रेट भी मैन है, तो सोक्रेट भी मॉर्टल होगा। तो यहाँ पर ये कैसा बन गया, आपका डिडक्टिव रीजनिंग बन गया। ठीक है, आपने क्या किया, जनरल को बताया, सामान्य को बताया कि सारे आदमी मॉर्टल है, और सोक्रेट एक मैन है, तो इसलिए सोक्रेट भी मॉर्टल। ठीक है, इस तरीके से अगर हम उल्टा नीचे से ऊपर जाए कि सोक्रेट मॉर्टल है और सोक्रेट एक इंसान है, तो हम कह देंगे ऑल मैन आर मॉर्टल है, तो ये हम गलत कह देंगे। ठीक है, भले ही मॉर्टल मतलब ये होता है कि सभी मरेंगे, सबको नया जीवन मिलेगा, शरीर छोड़ना है। आप डिडक्टिव रीजनिंग में हमेशा जनरल से पर्टिकुलर जाते हैं, और वो 100% ट्रू ही रहता है, ऑटोमेटिकली ट्रू रहता है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि मतलब 9 प्लैनेट हैं। ठीक है, मतलब जितने भी ऊपर उल्का पिंड दिख रहे हैं वो प्लैनेट्स हैं, और अर्थ एक क्या है, उल्का पिंड है, तो अर्थ भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, प्लैनेट। तो जनरल से आप पर्टिकुलर पे जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये बताते हैं। तो आर्ग्यूमेंट क्लियर हो गया आपको? आर्ग्यूमेंट के फॉर्म्स क्या होते हैं, तो पहला फॉर्म आता है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, वही उसी हिसाब से जैसे डिडक्टिव रीजनिंग बना है उसी हिसाब से डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट भी बना है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं निगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक मतलब अप से डाउन अप्रोच चलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, बड़ी चीजों से कम पीते हैं। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज line of a reasoning for which the conclusion must be true if its premises are a true. सिंपल कि अगर आपकी प्रीमाइसेस ट्रू है, दोनों प्रीमाइसेस अगर आपकी ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा, क्योंकि वो आपका प्रीमाइसेस को फॉलो कर रहा है। और मैं फिर बता रहा हूं, हमें प्रीमाइसेस को 100% ट्रू ही मानकर चलना होता है। जो स्टेटमेंट है उसको सही मानेंगे। अब मुझे बताइए, एग्जाम पेपर में जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग उसको किस हिसाब से करते हैं, क्या सोचते हैं कि वो तो सही कहा होगा ना, वो तो सही होगा, पेपर देकर आ रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली कभी कभी उसमें भी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि बनाने वाला कौन, इंसान है। तो गलती किससे होती है, इंसान की फितरत है गलती करना। जब तक गलती नहीं सीखेगा नहीं। कुछ लोग होते हैं गलती से सीखते नहीं है, और गलती से नहीं सीखते तो बार बार वो क्या करते हैं, गलती दोहराते हैं और ठोकर खाते हैं। अब जैसे कोई बच्चा अगर पेपर में फेल हो गया और उसे पता है कि मैं पेपर में फेल हो गया हूँ, तो अगली बार उस पेपर पे उसे और मेहनत करने की वो नहीं करता। इसी वजह से उसे बार बार फेल का क्या करना पड़ता है, चेहरा देखना पड़ता है। तो सिंपल यहाँ पर क्या डिडक्टिव आर्गुमेंट, क्या डिडक्टिव आर्गुमेंट इज द लाइन ऑफ अ रीजनिंग फॉर विच द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। तो अगर कंक्लूजन सही होगा, और सही होना ही चाहिए अगर उसका जो प्रीमाइसेस है वो ट्रू है। जैसे यहाँ पे कह रहा है ऑल एप्पल्स आर बनाना, जितने भी एप्पल्स हैं वो बनानास हैं। ऑल बनानास आर फ्रूट्स, जितने भी बनानास हैं वो फ्रूट्स हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला कि ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, और ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया, डिडक्टिव आर्गुमेंट है। और आप भले ही यहाँ पे देखो कि जितने भी एप्पल है फ्रूट होते ही है, वो भले ही आप कैसा भी हो, लेकिन आपका अगर प्रीमाइसेस सही है तो वो सपोर्ट करना चाहिए।
तो इसको वेन डायग्राम से भी हम लोग बनाते हैं। अब जैसे कह रहा है ऑल एप्पल, तो ऑल एप्पल बन गया एप्पल का, क्या है, बनाना है, सारे बनाना है। फिर कह रहा है ऑल बनाना आर फ्रूट, सारे बनाना क्या है, फ्रूट है। तो आप देख सकते हैं फ्रूट के अंदर ही एप्पल आ रहे हैं, तो सारे एप्पल भी फ्रूट हो। तो यहाँ पे वो गारंटी लेता है कि प्रीमाइसेस अगर ट्रू है तो कंक्लूजन हमेशा आपका क्या होगा, ट्रू होगा, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के केसेस। क्लियर है, समझ में आ गया? सर डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हम जनरल टू पर्टिकुलर जनरल टू पर्टिकुलर, बिल्कुल। हम सामान्य से धीरे धीरे स्पेसिफाई की तरफ चलते हैं, सामान्य को देखकर चलते हैं, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, इसी में धोखा खाते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, अब इसका देखिए बहुत सारे पहलू किस तरीके से देखते हैं वो बता रहे हैं। अब जैसे कोई लोग कहता है कि सभी लोग क्या करते हैं, अब्यूज करते हैं, ठीक है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, अब्यूज करना चाहिए। अब बताइए ये क्या ट्रू है, बताइए। नहीं सर। तो अब सभी लोग कर रहे हैं, हम करेंगे जरूरी थोड़ी ना है, तो उस केसेस में भी चलता है। अब जैसे जैसे तो कहा जाता है कि इंडक्टिव आर्गुमेंट आपका कैसा होता है, मोस्टली गलत होता है या सही भी हो सकता है, ऐसा बोले। लेकिन डिडक्टिव आर्गुमेंट को ऐसा माना जाता है कि वो सही होता है। लेकिन अब मैं यहाँ कहूँ कि सभी लोग सिगरेट पीते हैं, ठीक है, और मुन्ना भी सिगरेट पीता है, ठीक है, मुन्ना एक आदमी है तो सभी आदमी, इस तरीके से आप उसको कंसीडर करोगे तो वो गलत। कुछ चीजें ऐसी होती हैं और हम लोग ऑप्शन भी ऐसे देते हैं। अभी जैसे मैं स्टूडेंट से मिला, उसका पेपर था, तो उसने बोला कि क्लास में सर 70 बच्चे हैं, 70 बच्चों में से 65 बच्चे फेल हो गए। तो उसने ऑप्शन ऐसा रख दिया मेरे सामने कि सर 65 भी फेल हो गया। अब मुझे बताइए उसने सही कहा कि गलत कहा? सर गलत भी हो सकता है ना, शायद वो पास हो जाए 65। तो वो मेरी कहने का बात ये है कि हम लोग हमेशा किस चीजों को देखते हैं, अपने से नीचे वाली चीजों को देखते हैं, और इसीलिए हम लोग ऊपर नहीं कर पाते। हम लोग हमेशा वही चीजें देखते हैं, जैसे एक दीवार है, एक पूरी व्हाइट सी दीवार है, और उस व्हाइट सी दीवार में मैंने एक बड़ा सा काला, एक छोटा सा काला सा डॉट लगा दिया, तो मुझे बताइए वो व्हाइट दीवार दिखाई देगी कि वो काला डॉट दिखाई देगा? काला डॉट, काला डॉट। तो आप समझिए कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ वही चीजें देखते हैं जो हमें कंफर्ट जोन प्रोवाइड करे, हमें बचाए। हम लोग कभी भी उस चीजों, अब वो बच्चा चाहता तो वो 5 बच्चों को देखता जो टॉप कर रहे हैं, जो बच्चे पास हुए, उसने किसका एग्जाम्पल दिया कि जो फेल। तो हम लोग हमेशा वही चीज देते हैं जो हमारी मतलब कमजोरी को छुपाए, और अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत नहीं बना पाते, उसको और ज्यादा मजबूत करते हैं, और ज्यादा वो हमें और ज्यादा कमजोर करते हैं। क्लियर है सभी को? फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या है? ठीक है, ये वाला तो दूसरी वाला एक बार दोबारा बता दे मीना जी। हाँ, तो देख लीजिए, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट एक आर्ग्यूमेंट का प्रकार है, तर्क का एक प्रकार है, जिसमें क्या होता है, कहा जाता है कि अगर आपके जो परिसर दे रखे हैं, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, अगर ये दोनों सही हैं तो आपका कंक्लूजन क्या होगा, आपका 100% ट्रू माना जाएगा, और वो उसकी गारंटी भी लेता है। तो डिडक्टिव आर्गुमेंट में आपका जनरल सामान्य चीजों को बताई जाएगी, और धीरे धीरे सामान्य से आप व्यक्तिगत रूप में आप एक की तरफ आओगे। जैसे मैं कोई भी जानकारी सामान्य के लिए करूंगा तो वो इधर व्यक्तिगत तक पहुंचेगी। जैसे आधार कार्ड सभी आदमी को बनाना जरूरी है, तो सभी इंसानों को बनाना जरूरी है, और मैं भी एक इंसान हूं तो मुझे भी आधार कार्ड बनाना पड़ेगा। तो सामान्य जानकारी से धीरे धीरे हम व्यक्तिगत के तौर पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आर्गुमेंट का पहला टाइप है। दूसरा टाइप इंडक्टिव आर्गुमेंट। इंडक्टिव आर्गुमेंट उल्टा चलता है, हम अपने से देखते हुए अपने अगल बगल लोगों को क्या करने लगते हैं, या पूरे समाज को करने लगते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा घमंड वाली चीजों की बात, ईगो की बात आती है, तो ईगो में इंसान क्या करता है, वो सोचने लगता है मैं हूं, बाकी सब अलग। फॉर एग्जाम्पल हम रावण का केस ही ले लेते हैं, तो रावण के केस में रावण बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया था, ठीक है, सिर्फ उसकी एक गलती थी, वो ईगो इंसान को बड़ा दिक्कत करता है। तो इसलिए कहीं और भी था कि ईगो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नो, ठीक है, ईगो क्या है, ज्ञान का व्युत अनुक्रमानुपाती है।
अगर आपको ज्ञान है तो आपको ईगो बिल्कुल नहीं होगा, और अगर आपको क्या है, ईगो ज्यादा है तो आपको ज्ञान नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को क्या होता है, ज्ञान भी ईगो हो जाता है, ठीक है। तो ज्ञान जब तब आपको ज्ञान का ईगो, जैसे चलिए रावण तो बहुत ही टैलेंटेड था, लेकिन उसको दिक्कत किसकी बात थी कि मैं ही सब कुछ हूँ, जो मैं वर्ल्ड है ये बहुत खतरनाक है, मैं अपने में ही बहुत खतरनाक वर्ल्ड है। सुनने में तो साउंड है आई, बट आई एक्चुअली में बहुत ज्यादा खतरनाक। तो यहाँ पे आगमनात्मक तर्क में यही चीजें होती हैं कि हम स्पेसिफाई, मतलब किसी पर्टिकुलर से, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ बढ़ते हैं, मतलब हम अपने से ही पूरे संसार की तुलना करने लगते हैं और उसको ट्रू बताने लगते हैं, बट जनरली ऐसा केस नहीं होता है। तो क्या कह रहे हैं, इन स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट वेयर देयर आर सेवरल केसेस ऑफ सर्टेन पैटर्न्स एंड द कंक्लूजन स्टेट्स दैट दिस पैटर्न विल होल्ड इन जर्नल एज वेल। मतलब अगर कहीं पर्टिकुलर में चल रहा है तो वो जनरल में भी चलेगा, एंड इनएक्टिव स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड, तो ये वैलिड हो जाता है, और क्योंकि वो कंक्लूजन गारंटी नहीं लेता है, वो ही देखने में सही लगे, ट्रू लगे, बट वो नहीं होता है। तो इसको अपनाता है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे लिखा है वी हैव सीन 1000 monkeys, हमने 1000 बंदरों को देखा। क्या बताइए, पूरी दुनिया में 1000 बंदर हैं? बताइए। अच्छा, हो भी सकते हैं, लेकिन एक वो अलग केस है, लेकिन आप मुझे बताइए कि 1000 मंकीज की स्पीसीज हैं? नहीं है। तो इसने क्या किया, कह रहे हैं हमने 1000 मंकी देखे, और कहाँ देखा, अपने एरिया में देखा, या जहां तक वो गया होगा। बोला ऑल देम आर ब्लैक, सारे ही क्या थे, काले थे। अब इसने कंक्लूजन क्या निकाला कि ऑल मंकीज आर ब्लैक। अब मुझे बताइए क्या ये वैलिड है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंडक्टिव रीजनिंग है। आप पर्टिकुलर से किसी भी जनरल की इंफॉर्मेशन को नहीं बता सकते, आप अपने एरिया को बता सकते हो, आप अपने को बता सकते हो, आपके पास इतना नहीं है कि आप दूसरे को कर सके, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि पहले दूसरों को समझाने से पहले हमें खुद को समझाना चाहिए, फिर जाके हम दूसरों को समझाते। इसलिए जो ज्ञान देते हैं, जो साधु संत बनते हैं, वो पहले खुद को समझते हैं, खुद को जानते हैं, एंड देन तब जाके प्रचार और प्रसार करते हैं। ऐसे कोई बैठकर ज्ञान देने लगे तो वो फिर ज्ञानी नहीं कहलाता है। ज्ञान लेने के लिए हमें ज्ञान को जानना पड़ता है। अगर आप आगे चल के डॉक्टरेट करोगे, पीएचडी बनोगे, तो आपने उतनी चीजों को समझा है, तब जाके आपके अंडर में सब लोग काम करेंगे, तब जाके आप कहीं लेक्चरर बनोगे, आप जाके तब आपकी बात की कोई वैल्यू हो। अब सोचो, छोटा कोई इंसान आकर बोल दे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू के लिए उस हिसाब से तपना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका कंक्लूजन रॉन्ग। क्लियर है? सर कोई दिक्कत? दोनों ही रॉन्ग है। कंक्लूजन तो एक ही है, ये स्टेटमेंट कभी रॉन्ग नहीं होता है मीना जी। स्टेटमेंट हमें देता है और उस स्टेटमेंट से हमें देखना है कि जो निष्कर्ष है वो इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के बेसिस पे बहुत सारे कंक्लूजन आते हैं, आपको देखना पड़ता है कौन सा एग्जैक्ट कंक्लूजन इस पे सपोर्ट करता है। कभी होता है एक सपोर्ट कर ले, हो सकता है 2 सपोर्ट कर ले, कभी कभी सारे सपोर्ट कर लेते हैं। ये एज एग्जाम्पल के बेसिस। तो इंडक्टिव में बहुत सारी चीजें मोस्टली क्या होती है, गलत होती है, बट हमें देखना पड़ता है कि वो सही है कि इंडक्टिव है। ठीक है। हाँ, ये इंडक्टिव है, इसको आगमनात्मक तर्क कहते हैं। हम नीचे से ऊपर को, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं, मतलब पर्टिकुलर से, व्यक्तिगत से जनरल की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब जैसे मैंने क्या किया, 2 फॉरेनर से मिला, मान के चलिए 2 विदेशी नागरिकों से मिला और उनका बिहेवियर बहुत खराब था, तो मैंने अपने दिमाग में क्या सोच बना ली कि सारे ही विदेशी नागरिक कैसे होते हैं, खराब सोच वाले, या खराब होता है बिहेवियर वाले। क्या ये मेरा सोचना ठीक था? नहीं सर। बताइए। तो यही चीज है, यही चीज मैं कह रहा हूँ। तो हम लोग यही हम लोग के अंदर गलती है कि हम लोग एक से सोचकर हम लोग उसकी पूरी कास्ट को ही क्या कर देते हैं, गलत बना देते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना है कि हम किसी पर्टिकुलर से किसी जनरल को कभी भी नहीं करेंगे, और किसी की अगर गलती भी है तो उसकी देखेंगे कि वहां पर सर्कमस्टांसेस क्या थे, क्योंकि हर चीज की कोई गलती के पीछे कोई ना कोई कारण होता है या परेशानी। चलिए आगे देखते हैं।
तीसरा होता है हाइपोथेटिको डिडक्टिव आर्गुमेंट। इसमें परिकल्पना के विशेष पे करते हैं और यहाँ पर साइंटिफिक चीजें निकलती हैं। अब ये क्या होते हैं, या ना तो ट्रू होते हैं ना कुछ होते हैं। अब यहाँ पर ये हो सकता है मे भी निकल सकते हैं, या जैसे हम लोग कभी आपने सुना होगा भविष्यवाणी करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, आप अगर एक पुराण आता है जिसका नाम होता है भविष्य पुराण, सुना है आप लोगों ने इसके बारे में? ठीक है, भविष्य पुराण सुना है किसी ने? हाँ, तो भविष्य पुराण में बहुत चीजें लिखी हैं जिसमें वो भविष्यवाणियां लिखी हैं जो धीरे धीरे ट्रू होती हैं। इसी तरीके से एक बहुत बार जो भविष्य बताया, जो कहते नहीं, क्या कहते हैं, स्क्वायर, जो भविष्य के बारे में बताता है का है, और बहुत सारी भविष्यवाणियां उसकी ठीक भी हुई है। अब वो कैसे करता है, वो ग्रहों की चाल को देखकर, ज्योतिष विद्या में कई बार भविष्यवाणियों के बारे में बताया। ज्योतिष विद्या जितनी भी आपकी एस्ट्रोलॉजी होती है, एस्ट्रोलॉजी में भविष्यवाणियां करने की उसमें कला होती है। अब उसमें कैसे होता है कि आप कैसे ग्रहों की कला को देखा जाता है, ग्रह कैसे मूव करेंगे, कहां पर ग्रह पहुंचेंगे, उस हिसाब से वो सारी परिकल्पना को जानते हैं। तो ज्योतिष विद्या का स्टडी करना भी बहुत एक अच्छी अपने में एक स्टडी, आप अगर कभी मौका मिले तो ये एक एज पर्टिकुलर एक आपका एड ऑन करने का होता है। तो कभी मौका मिले तो जरूर सीखने का। तो ज्योतिष विद्या एक अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीसरा कह रहा है अपवर्तनीय तर्क, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। परिकल्पना निगमनात्मक तर्क होता है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज अ डिडक्टिव व्हेन द आर्ग्यूमेंट इज पॉइंट टुवर्ड्स द ट्रूथफुलनेस। तो जब वो सत्यता की ओर, सही की ओर इशारा करता है, ठीक है, तो वो हम लोग उसको सही मानने लगते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी कंक्लूजन निकालते हैं वो तो अपने आप ही ट्रू हो जाता है। ठीक है, और अगर वो डायरेक्टली नहीं निकलता है तो हम लोग उसके बाद पे भी कह सकते हैं कि कोई गारंटी नहीं रखते कि सत्य है कि नहीं। जैसे these plants conduct the photosynthesis। अब फोटोसिंथेसिस तो पता ही होगा सबको। फोटोसिंथेसिस क्या होता है पता है? प्रकाश संश्लेषण। भोजन जो क्रिया हाँ, भोजन को बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट किससे खाना बनाते हैं? प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा चाहिए वाटर, चाहिए क्लोरोफिल, और चौथा चाहिए आपको क्या चाहिए? चौथा सनलाइट, सूरज का प्रकाश। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दिस प्लांट कंडक्ट द फोटोसिंथेसिस। अब कोई प्लांट होगा वो क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है। कह रहे द प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। अब ये हाइपोथेसिस है, दिमाग में चला गया कि भाई कि अगर प्लांट हरे रंग का है तो वो प्रकाशलेशन करेगा। ठीक है, ये आपका प्रेडिक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है हरे पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल जिसमें पाया जाता है वही फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब तो इस दिमाग से हमारे मन में क्या आया कि ये प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, इसका मतलब ये पौधा कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का है। समझ में आया? तो आपने क्या देखा कि अब कोई चीज भविष्यवाणी होती है तो हम लोग कहते हैं ये सारे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये होने वाला है। से बता दी। क्यों? हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर ये चीजें होती हैं कि कुछ पहले से प्रिडिक्ट करके रखा है। प्रिडिक्ट क्या था? फोटोसिंथेसिस प्रिडिक्ट है कि हाँ भाई पता है कि फोटोसिंथेसिस उसमें होता है जहां पर पौधे खाना बनाते हैं। तो इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया? प्रीमाइसेस था कि इस पौधे मतलब कोई एक पर्टिकुलर कोई पौधा है जो क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस होता है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दूसरा क्या दे रखा था कि जो प्लांट्स ग्रीन होते हैं, अब ये इनकी परिकल्पना है कि पौधे अगर ग्रीन है तो ही वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो इस परिकल्पना को इन्होंने प्रीमाइसेस 1 में जब जोड़ा तो कंक्लूजन क्या निकला कि भाई ये जो प्लांट है वो ग्रीन कलर में। तो क्या ये सही है कि नहीं है? सही है, क्योंकि जो हमारी भविष्यवाणी है वो इसको सपोर्ट कर रही है। तो आपका यहाँ पर भी वही चीज है कि आपका हाइपोथेसिस जो होता है या जो परिकल्पना होती है वो अपने आप ट्रू हो जाती है, क्योंकि प्रेडिक्शन हमारा ट्रू है। ठीक है, और अगर प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा तो मे बी वो आपकी हाइपोथेसिस भी हो सकता है गलत हो जाए। ठीक है, तो ये तीसरा आपका टाइप का आर्गुमेंट होता है। बेसिकली इसमें दो आर्गुमेंट आपके बेसिक हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव, लेकिन आपका ये भी बन के आ जाता है। मतलब क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ यहाँ से कुछ नहीं, डायरेक्ट बस आपसे एक पूछ लेता है कि इसमें से आर्ग्यूमेंट कौन है। डायरेक्ट तो कई बार क्वेश्चन यही आया कि कुछ स्टेटमेंट दे देगा 1 2 3 4, ऐसे पूछ लेगा आर्ग्यूमेंट कौन सा है। तो आपको पहचानना आना चाहिए आर्ग्यूमेंट कैसा होता है, किस हिसाब से देखते स्टेटमेंट सीखते हैं, तो वो चीज होता है। क्लियर है?
ठीक है। तो यहाँ से हमारा आर्ग्यूमेंट का एक जो छोटा सा टॉपिक होता है कि आर्ग्यूमेंट सर एक क्वेश्चन है जी सर, जैसे आपने इंडक्टिव में बताया ना कि गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, तो एब्डक्टिव भी गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, इसका भी तो एब्डक्टिव जो था, हाँ इंडक्टिव वाला बता, डिडक्टिव तो नहीं गलत हो सकता, Inductive नहीं सर। सपोर्ट ही करता है, ठीक है। हाँ एब्डक्टिव गलत हो सकता हाँ, है, सही। सही हो सकता है, ठीक है। अब भविष्यवाणी पे डिपेंड करता है, प्रिडिक्शन पे। अब प्रिडिक्शन ही गलत हुआ है तो कैसे सही हो जाएगा? कई बार होता नहीं प्रिडिक्शन गलत। अब जैसे आजकल क्या बैन हो गया हमारे इंडिया में, वो सुना नहीं गेम हो रहा था कि इतना गेम लगाइए आप पैसे जीतो, वहाँ प्रिडिक्शन ही तो चलता है। और ड्रीम इंडिया, हाँ क्या ड्रीम इंडिया पे टीम बनाए है ना, तो उसमें प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्शन गलत हो गया, आप लॉस कर गए। तो ये चीजें, ठीक है, तो डिपेंड करता है। क्लियर है? आर्ग्यूमेंट टॉपिक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद ये जो टॉपिक है इसको ध्यान से समझना है, जिसका नाम है हमारा क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। इसको आपको ध्यान से समझना है। इसमें पहले कैटेगरिकल प्रीपोजिशन आएगा, इसमें आपके प्रीमाइसेस होंगे, इसी में सारी चीजें होंगी, कॉपुला, क्वांटिफायर और इसके चारों टाइप। ये सब हम लोग कल देखेंगे शायद। अभी मेरे ख्याल से टाइम हो गया, कितना हो गया टाइम? 9:03 हो गया, ठीक है। आपकी क्लास में, हाँ ठीक है, कोई नहीं। अच्छा मैंने कल DI भेजा था, आप लोगों को मिला था? यस सर, मिला था। हाँ तो उसको लगाइए बढ़िया से और ये सब करते रहिए, क्योंकि देखिए ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग 2-3 दिन बढ़िया से क्वेश्चन सेशन करेंगे। इसका भी क्वेश्चन करने के बाद मतलब एक दिन ऐसा रखेंगे जिसमें पहले यूनिट का करेंगे, दूसरे दिन ऐसा रखेंगे दूसरे का करेंगे, और तीसरे दिन ऐसा रखेंगे तीसरे करेंगे, और उसमें जितनी भी चीजें होगी एक बार रिवाइज करके बढ़िया से सॉल्व करेंगे। वहां पर आपके जो भी प्रश्न ऐसा ही रखूंगा कि जो संडे का होगा, जहाँ पे हमें ज्यादा समय मिले, ठीक है। मैं मतलब बॉन्डिंग वाले में नहीं रखना, हाँ सर, मतलब इधर रखे तो अनलिमिटेड। हाँ तो अनलिमिटेड, हाँ अनलिमिटेड मतलब 2-2.5 घंटे की क्लास बढ़िया दिवाली के बाद ही रखेंगे, क्योंकि अभी ये चलेगा कम से कम, मान के चलिए 10-12 दिन ये चलेगा, तो अभी इसमें बीच में दिवाली की छुट्टी हो जाएगी। तो जैसा आप लोग का शेड्यूल, क्योंकि लोग बाहर जाते हैं, कोई इधर रहता है कोई इधर रहता है, तो जैसा होगा उस हिसाब से हम लोग मैनेज करेंगे। लेकिन मैं रखता हूँ कि 3 दिन ऐसा रखेंगे जिसमें हम लोग बढ़िया अच्छे से समझ भी लेंगे और आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। सही रहेगा ना? बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ आप लोग से पूछ के रखेंगे जो स्लॉट है, जब दिन में संडे को रखना है, संडे या छुट्टी के दिन में, जब आप लोग छुट्टी पे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, सभी लोग ख्याल रखें बढ़िया से और नेक्स्ट क्लास करें। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। कोई भी डाउट है तो पूछिए, वेलकम। सर प्रणाम। चलिए सभी को नमस्कार।